दोस्तों, काकोरी कांड भारत के इतिहास की सबसे चर्चित ट्रेन डकैती थी। यह ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 को डाली गई। इसे रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों और उनके साथियों ने अंजाम दिया था। करीब 10 क्रांतिकारियों ने इस ट्रेन डकैती में भाग लिया, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि मौके पर छूट गई एक चादर पर लगे धोबी के निशान ने इस ट्रेन डकैती का पर्दाफाश कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई और करीब 1 दर्जन से ज्यादा क्रांतिकारियों को सामान्य से आजीवन कारावास तक की सजा मिली। अब यह है कि यह ट्रेन डकैती क्यों डाली गई। दरअसल क्रांतिकारियों का एक संगठन था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1923 में सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। भारत की आजादी के वास्ते अपने आंदोलन को गति देने के लिए इस संगठन को धन की जरूरत थी। इसी दौरान इस संगठन के कुछ प्रमुख नेता जैसे कि खुद सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी आदि गिरफ्तार हो चुके थे। इनकी गिरफ्तारी से उत्तर प्रदेश और बंगाल में संगठन की जिम्मेदारी शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के पंडित राम प्रसाद बिस्मिल पर आ गई थी। इतिहास के दस्तावेज हमें बताते हैं कि संगठन के लिए धन जुटाने के वास्ते राम प्रसाद बिस्मिल और इनके साथी 7 मार्च और 24 मई को 1925 में ही क्रमशः बिचपुरी और द्वारकापुर में 2 राजनीतिक डकैतियां भी डाल चुके थे, लेकिन इन डकैतियों में कोई खास धन नहीं मिला। साथ ही दोनों ही डकैतियों में एक एक व्यक्ति मौके पर मारा गया। इससे बिस्मिल को काफी दुख हुआ और उन्होंने फैसला किया कि वे अब किसी धनी व्यक्ति के यहाँ डकैती डालने के बजाय सरकारी खजाना ही लूटेंगे जो भारत की जनता से अंग्रेजों ने लूटा था। अब इस डकैती की योजना बनी। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार 8 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर में रामप्रसाद बिस्मिल के घर पर हुई बैठक में इस ट्रेन डकैती की योजना बनी। योजना का निशाना थी 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन। 9 अगस्त 1925 को बिस्मिल के नेतृत्व में कुल 10 लोग हरदोई रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन में सवार हुए। इन 10 लोगों में कौन कौन थे? शाहजहांपुर से बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, मुरारी शर्मा और बनवारी लाल। बंगाल से राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंद्रनाथ बख्शी और केशव चक्रवर्ती। बनारस से चंद्रशेखर आजाद और मनमथनाथ गुप्त और औरैया से मुकुंदी लाल। हथियार के रूप में इन लोगों के पास पिस्तौल के अलावा जो खास हथियार थे वे थे जर्मनी में बने 4 माउजर। इन माउजर के बट में कुंदा लगा होता था और इसकी वजह से वे स्वचालित राइफल जैसी, ऑटोमेटिक राइफल जैसी दिखती थी, जिससे देखने वाला डर जाता था। आज जो रुतबा AK-47 राइफल का है, उस जमाने में यही रुतबा ज़्यादा मारक क्षमता के कारण माउजर का था। अब चलिए ट्रेन में क्या हुआ। ट्रेन चल पड़ी और लखनऊ से पहले आया काकोरी स्टेशन। यहाँ गाड़ी रुककर जैसे ही आगे बढ़ी, क्रांतिकारियों ने चेन खींचकर उसे रोक दिया। उन्होंने हथियारों के बल पर तुरंत ही रक्षक के डिब्बे से सरकारी खजाने का बक्सा नीचे गिरा दिया। बक्से को वहीं खोलने का प्रयास किया गया मगर वह नहीं खुला। इस पर अशफाकुल्ला खां ने अपना माउजर मनमथनाथ गुप्त को दिया और हथौड़े से बक्से को तोड़ने में जुट गए, लेकिन मनमथनाथ गुप्त से गड़बड़ हो गई। नए हथियार को हाथ में लेने की जिज्ञासा कहें या कुछ और, उनसे माउजर का ट्रैगर दब गया। माउजर से छूटी गोली एक यात्री अहमद अली को लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इससे अफरा तफरी मच गई। क्रांतिकारियों ने चांदी के सिक्कों, नोटों से भरे चमड़े के थैले चादरों में बांध लिए और भाग छूटे, मगर यहाँ दूसरी गड़बड़ और हो गई। जल्दबाजी में क्रांतिकारियों की एक चादर मौके पर ही छूट गई। जहाँ तक लूट की राशि की बात है तो कहीं यह राशि 8,000 रुपये बताई गई है तो कहीं कहीं 4,601 रुपये। जो भी हो, उस जमाने में यानी आज से करीब 100 साल पहले ये एक बड़ी राशि थी। अब पूरे देश में इस ट्रेन डकैती से सनसनी फैल गई। देश के अलावा विदेशों के समाचार पत्रों में भी इसकी खबर छपी। अंग्रेज सरकार ने खुफिया विभाग के प्रमुख खान बहादुर तशद्दुक हुसैन को इसकी जांच सौंपी। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि यह तो क्रांतिकारियों का योजनाबद्ध काम था। जनता को इस बारे में कोई भी जानकारी देने के लिए पुरस्कार की घोषणा की गई और प्रमुख स्थानों पर पर्चे भी लगवाए गए। पुलिस की इस भागादौड़ी का नतीजा यह हुआ कि पुलिस को यह पता चल गया कि घटनास्थल पर जो चादर मिली थी वह शाहजहांपुर के किसी व्यक्ति की है। दरअसल चादर में लगे धोबी द्वारा लगाए गए निशान से इसका पता चला। पुलिस ने शाहजहांपुर के धोबियों को खंगाल डाला। पता चल गया कि चादर शाहजहांपुर के बनारसी लाल की है, जो रामप्रसाद बिस्मिल के साझीदार थे। बनारसी लाल को पकड़ लिया गया और डकैती का खुलासा हो गया।
26 सितंबर 1925 की रात में बिस्मिल के साथ पूरे देश से 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया। केवल अशफाकुल्ला खां और सचिंद्र नाथ बख्शी इस केस का फैसला आने के बाद पुलिस के हाथ लगे, जबकि चंद्रशेखर आजाद, मुरारी शर्मा और केशव चक्रवर्ती अंत तक पुलिस की पकड़ में नहीं आए। इस केस का मुकदमा लखनऊ में चला। लखनऊ में जहां आज प्रधान डाकघर है, वहां पर स्थित भवन में क्रांतिकारियों पर यह मुकदमा चला। 27 अगस्त 1927 को फैसला आया। इस फैसले में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह यानी 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। 16 अन्य क्रांतिकारियों को कम से कम 4 साल और अधिकतम आजीवन कारावास या काला पानी की सजा मिली। 14 क्रांतिकारियों को सबूत न मिलने के कारण रिहा कर दिया गया। अवध चीफ कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील की गई। ब्रिटिश सरकार के वकील जगत नारायण मुल्ला थे। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खां के भी वकील थे, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल ने सरकारी खर्चे पर वकील लेने से मना कर दिया और अपनी पैरवी खुद की। बिस्मिल ने चीफ कोर्ट में धारा प्रवाह अंग्रेजी में बहस की तो सब दंग रह गए। सरकारी वकील जगत नारायण मुल्ला को बिस्मिल ने कई बार बगलें झांकने पर मजबूर कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि उनकी स्वयं वकालत करने की अर्जी खारिज कर दी गई। अंततः बिस्मिल का मुकदमा उसी वकील ने लड़ा जिसकी सेवा लेने से उन्होंने पहले मना कर दिया था और वो हार गए। अब जब चीफ कोर्ट का अंतिम फैसला आ गया और 4 लोगों की फांसी बरकरार रही तो पूरे देश में खलबली मच गई। फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदलवाने के बहुत प्रयास हुए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के कई सदस्यों ने संयुक्त प्रांत के तत्कालीन गवर्नर को प्रार्थना पत्र दिया। काउंसिल के 78 सदस्यों ने वायसराय और गवर्नर जनरल को शिमला में जाकर प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, लाला लाजपत राय, गोविंद बल्लभ जैसे नेताओं के हस्ताक्षर थे। मालवीय दोबारा 5 व्यक्तियों को लेकर वायसराय से शिमला में मिले, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। बैरिस्टर मोहनलाल सक्सेना थे। उन्होंने प्रिवी काउंसिल में याचिका के लिए दस्तावेज इंग्लैंड भिजवाए, मगर वहां भी अपील खारिज हो गई। आखिरकार 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह फांसी के फंदे पर झूल गए। बिस्मिल को फैजाबाद जेल में, अशफाकुल्ला को गोरखपुर जेल में और रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में फांसी दी गई। भगत सिंह के एक लेख के अनुसार फांसी पर ले जाते समय बिस्मिल ने वंदे मातरम और भारत माता का उद्घोष किया और कहा, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र और तेरी जुस्तजू रहे। फांसी के तख्ते पर खड़े होकर उन्होंने कहा, मैं ब्रिटिश साम्राज्य का पतन चाहता हूं। फिर एक शेर बोला, अब न अहले वलवले हैं और न अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। अशफाकुल्ला खां बहुत खुशी के साथ कुरान शरीफ का बस्ता कंधे पर लटकाए हाजियों की तरह लवेक कहते और कलाम पढ़ते फांसी के तख्ते पर गए। उन्होंने कहा, मेरे हाथ इंसानी खून से कभी नहीं रंगे, मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया वह गलत है, खुदा के यहाँ मेरा इंसाफ होगा। उनका अंतिम गीत था, तंग आकर हम भी उनके जुल्म से बेदाद से, चल दिए सुए अदम जिंदान फैजाबाद से। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को इन तीनों से 2 दिन पहले 17 दिसंबर 1925 को गोंडा जेल में फांसी पर लटकाया गया। फांसी के फंदे पर झूलने से पहले लाहिड़ी ने वंदे मातरम की हुंकार भरते हुए कहा था, मैं मर नहीं रहा हूं, बल्कि स्वतंत्र भारत में पुनर्जन्म ले रहा हूं। काकोरी कांड के मुकदमे के दौरान लखनऊ में जब मुकदमा चल रहा था तो उसका माहौल भी बड़ा अजूबा था। इस मुकदमे के दौरान ही बसंत पंचमी आ गई। क्रांतिकारियों ने कोर्ट में कोई फड़कता गीत गाने का फैसला किया। साथियों की फरमाइश पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने कविता लिखी, मेरा रंग दे बसंती चोला हो, मेरा रंग दे बसंती चोला। बाद में लाहौर जेल में बंद अमर शहीद भगत सिंह ने भी इस गीत में कई लाइनें जोड़ी थी। इसके अलावा क्रांतिकारी अदालत जाते हुए मजिस्ट्रेट के सामने और कोर्ट से लौटते हुए बिस्मिल अजीमाबादी की यह गजल भी गाते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये थी दोस्तों काकोरी कांड की कहानी। आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे भी आपके सामने इसी तरह की रोचक कहानियाँ प्रस्तुत कर सकूं।